हेलो स्टूडेंट्स, सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। और मैं जितेंद्र नुरानी, आपका प्यारा जेएस सर। आज के सेशन में बच्चों हम क्या बात करने वाले, अगर प्रीवियस सेशन आपने आयनिक साम्य का देखा है बेटा, तो हम लोगों ने काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें समझ ली थी। वो थ्योरेटिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बेस आपका क्लियर होने के बाद आप प्रॉब्लम्स को बड़ी आसानी से जो भी होगी आपकी वो आप अटैक करके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमें खूब सारी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करनी, छोटी छोटी, बट पहले वो बेस क्लियर करते चलिएगा। और आज का हमारा जो सेशन है हमारा, हम उन्हीं कहानियों को आगे बढ़ाते हैं बेटा। तो अब हमारा आज का सेशन है एसिड बेस थ्योरी, अम्ल क्षार सिद्धांत। एसिड बेस थ्योरी, अम्ल क्षार सिद्धांत, ठीक है ना। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अम्ल क्षार के सिद्धांत दिए हैं कि आखिर हम किस तरह से पहचानेंगे कि कौन सा दिया गया पदार्थ आपका अम्ल की तरह कार्य करेगा, कौन सा दिया गया पदार्थ आपका क्षार की भांति कार्य करेगा। और हमें पता है बेटा कि आयनिक साम्य जो है आपका वो अम्ल, क्षार और लवणों के ऊपर ही चल रहा है, ठीक है जी। तो सबसे पहला जो सिद्धांत आया है उसका नाम है बेटा आर्हीनियस सिद्धांत। सबसे पहला जो सिद्धांत है उसका नाम है आर्हीनियस सिद्धांत, ठीक है। आर्हीनियस थ्योरी। आर्हीनियस ने क्या बोला था? आर्हीनियस ने बस इतना बोला था बच्चा कि जो भी जल में डालने पर H+ आयन दे वो अम्ल होगा, तथा जो भी जल में डालने पर OH- दे वो क्षार की भांति कार्य करेगा। तो ये सीधे सीधे आपको बस ये एक लाइन लिख लेना बेटा कि इस सिद्धांत के अनुसार, है ना, जो भी पदार्थ जल में H+ आयन देगा वो अम्ल, तथा जो OH- देगा वो क्षार कहलाता है। इस सिद्धांत के अनुसार जो भी जल में H+ आयन देगा वो अम्ल, तथा जो OH- देगा वो क्षार कहलाता है। तो आर्हीनियस थ्योरी बेसिकली आपको बच्चों H+ और OH- के आधार पर बताई गई है। H+ और किसके आधार पर बताई गई? OH, ठीक है ना। H+ देने वाला हो गया अम्ल, दैट इज एसिड, और OH- देने वाला हो गया आपका क्षार, दैट इज बेस, ठीक है। और इसी सिद्धांत से बेटा इसका जो अगर हम बात करें, थोड़ी सी इसकी सीमाएं भी थी, लिमिटेशन भी थी। जैसे हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि SO2 एक अम्लीय ऑक्साइड है, परंतु उसमें H+ नहीं है। मतलब इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल की भांति वही कार्य करेंगे जिनके पास अम्लीय हाइड्रोजन हो। और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ अम्लीय हाइड्रोजन क्या होता है, जिसे हम एसिडिक हाइड्रोजन भी बोलते हैं। जो भी हाइड्रोजन ग्रुप 16 मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम या टेलुरियम से जुड़ा हुआ हो, या फिर ग्रुप हमारा 17, कौन सा? क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या आपका आयोडीन, ठीक है। तो जो भी इनसे जुड़ा हुआ होगा वो अम्लीय हाइड्रोजन होता है। मतलब आप इनके आधार पर जैसे ना HF हुआ, HCl हुआ, HBr, ये सब आपके हो जाएंगे, HI, ठीक ना, ठीक है, H2S, एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड में भी हमें पता है कि H किससे जुड़ा है बच्चों? O से। ऐसे आप खूब सारे एग्जाम्पल देख सकते हो। और क्षार का मतलब होगा जिसमें आपका OH- हो, जैसे आपका NaOH हुआ, NH4OH हुआ, ठीक है। तो सीमाएं भी मैंने बता दी हैं, हालांकि हमें सीमा की उतनी ज़रूरत नहीं, परंतु पता ज़रूर है कि कुछ लिमिटेशंस भी थे। और हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर में बेटा आर्हीनियस थ्योरी का प्रयोग काफ़ी हद तक हम करने वाले हैं, क्योंकि एक्चुअली जो अम्लों के लिए वियोजन स्थिरांक होता है, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कौन सा होता है बेटा, Ka। और क्षार का वियोजन स्थिरांक क्या होता है आपका? Kb, है ना। K तो नियतांक का नाम है, A फॉर एसिड है मतलब अम्ल, B फॉर बेस है मतलब क्या आपका क्षार, ठीक है जी। तो आर्हीनियस सिद्धांत से ही हम दो दिए गए अम्लों का, ठीक है ना, अम्लीय सामर्थ्य की तुलना कर सकते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि अम्ल वियोजित होकर H+ दे रहा है ना, जो जितना अधिक H+ देगा, ठीक है ना, उसका अम्लीय सामर्थ्य उतना ही ज़्यादा होगा, और अम्लीय सामर्थ्य ज़्यादा होने का मतलब इनडायरेक्टली उसका Ka का मान अधिक होगा। तो अब हमें ये ध्यान देना है, जिसका Ka का मान अधिक होगा वो हमारे लिए अम्लीय हो जाएगा, और जिसका Ka का मान कम होगा वो रिलेटिवली कम अम्लीय होगा। ऐसा नहीं कि क्षार बोल दो आप, है ना, कई बार जल्दबाजी में बच्चों से गड़बड़ हो जाती। और इसी तरह से जो आपको OH- अधिक देगा, ठीक है ना, वो प्रबल आपका उसका क्षारीय सामर्थ्य ज़्यादा होगा, मतलब उसके Kb का मान अधिक होगा, अब आपको मैं ये भी बता दूं बेटा कि हम अम्ल को बाय डिफ़ॉल्ट अब हमेशा किससे प्रदर्शित करेंगे? Ha से, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अम्ल का मतलब ही बेटा H+ दे, तो हम मान के चल रहे हैं कि ये वियोजित होगा किस में? H+ और A-।
ठीक है। कभी कभी हमें अम्ल का नाम नहीं दिया जाता, बस एक दुर्बल अम्ल लिखा हुआ होता है। तो अगर कुछ नहीं लिखा हुआ, एक दुर्बल है ना, एक क्षारीय अम्ल, तो मोनोबेसिक एसिड होगा तो HA से डिनोट करोगे। अगर द्विक्षारीय अम्ल होगा डाइबेसिक तो H2A से प्रदर्शित कर देना। और ऑलरेडी मैं इसके Ka का व्यंजक आपको लिखना सिखा चुका हूँ। क्या होगा इसका Ka का व्यंजक? H+ इंटू A माइनस ऊपर ऑब्लिक HA। तो आप खुद समझ सकते हो बेटा, जो जितना ज़्यादा आपको H+ देगा ऑब्वियसली वो A माइनस भी ज़्यादा ही देगा। तो इसका मतलब हमारे न्यूमरेटर का मान ज़्यादा हो गया तो Ka का मान अधिक होगा। इसी तरह से क्षार को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? BOH। और BOH किस किस में विभाजित होगा? B+ और OH माइनस। ठीक है, तो इसके Kb का व्यंजक क्या होगा? ऊपर आ जाएगी B+ की सांद्रता इंटू OH माइनस की सांद्रता, और नीचे आएगी किसकी सांद्रता बच्चों? BOH। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हमें ध्यान रखना है कि व्यंजक क्या होता है, सूत्र क्या होता है ना। सूत्र हमेशा बेटा आयनिक साम्य में मैंने बता दिया है, चाहे Ka का सूत्र हो चाहे Kb का सूत्र हो, ठीक है ना, वो हमेशा C∝² / 1 - अल्फा ही रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं बेटा कि C00, लास्ट सेशन बता चुका हूँ, C - C∝, C∝, C∝। अब उसको आप इस व्यंजक में रखो, नीचे भी वही होगा C00, C - C∝, C∝, C∝। तो दोनों से सूत्रों जो बनेंगे वो सेम रहेंगे, व्यंजक अलग अलग है। ठीक है, तो ये हमारा पहला सिद्धांत है, आर्यनियस सिद्धांत, जो हमारे लिए Ka Kb की बातें करता है, हमें दो अम्लों की अम्लीय सामर्थ्य की तुलना करना सिखाता है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। दूसरा जो सिद्धांत है बच्चों आपका, वो है ब्रोंस्टेड-लोरी सिद्धांत, है ना। तो आप दूसरा सिद्धांत का नाम लिखो, ब्रोंस्टेड-लोरी सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या बोलता है बेटा आपको, है ना, सेकेंड एसिड बेस थ्योरी जो है, दैट इज अवर ब्रोंस्टेड-लोरी सिद्धांत, ब्रोंस्टेड-लोरी का अम्ल क्षार सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बेटा जो भी H+ देगा वो अम्ल, और जो भी H+ को ग्रहण करेगा वो क्षार। तो ब्रोंस्टेड-लोरी सिद्धांत में केवल H+ के सापेक्ष बात करी गई है, जो H+ लेगा वो क्षार, ठीक है, और जो H+ देगा वो आपका हो जाएगा क्या? अम्ल। ठीक है ना। तो ब्रोंस्टेड-लोरी सिद्धांत के अनुसार जो H+ देगा वो काम करेगा क्षार की भांति, और जो H+ लेगा वो किसकी भांति कार्य करेगा बेटा? अम्ल। ठीक है जी। अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स बताऊं, उसके बाद मैं आगे की कहानी बताता हूँ। HCl, तो अगर मैंने HCl को पानी में डाला, अब ये पानी में डालना जरूरी नहीं बेटा, हम कोई भी दो अलग अलग अम्ल क्षार ले सकते हैं, परंतु अभी मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो क्या होगा, ये HCl अपना H+ H2O को दे देगा, खुद परिवर्तित हो जाएगा ये किसमें? Cl-, और साथ में बनेगा आपका H3O+, है ना, खुद ये परिवर्तित हो जाएगा Cl- और साथ में बना देगा आपका H3O+। इसी तरह से, है ना। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, हमेशा अम्ल क्षार की पहचान आपकी लेफ्ट हैंड साइड से होगी, ठीक है ना। किस साइड से होगी? लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं देखूँ HCl, तो HCl क्या कर रहा है बच्चा? अपना H+ दे रहा है, तो इसलिए किसकी भांति कार्य करेगा? अम्ल की भांति। और ठीक है ना, ऑब्वियसली ये दे रहा है तो बगल वाला ले ही रहा होगा, तो ये किसकी भांति कार्य करेगा? क्षार। ठीक है जी। अब अगर ये एसिड है बेटा, तो ये कहलाएगा इसका कॉन्जुगेट बेस, संयुग्मी क्षार। इस वजह से ये थ्योरी भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये भी हमें पता होना चाहिए। और इसके 4-5 पॉइंट्स जो अभी मैं लिखाऊंगा वो तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पहले हम सिद्धांत समझ लें, ठीक है। और ये अगर बेस है बेटा, तो ये उसका क्या हो गया, है ना, संयुग्मी अम्ल। मतलब इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल क्षार हमेशा संयुग्मी युग्मों के रूप में उपस्थित रहते हैं किसी भी अम्ल क्षार अभिक्रिया में। ये एक अम्ल क्षार अभिक्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा अगर हमसे संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म पूछा जाए, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, जो काफ़ी बार पूछे भी जा चुके हैं और हमें इनको ध्यान भी रखना है, थोड़ा सा 1 मिनट में चेंज कर दूं, ठीक है। तो हमें इन्हें ध्यान भी रखना है बच्चों, ध्यान देना। तो संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, शॉर्टकट में आप भी इसे CABP लिखना है ना। मैं अंग्रेजी की टर्म्स बताता ही इसलिए बेटा कि ताकि आप थोड़ा शॉर्टकट भी लिख सके ना, बार बार हम संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म तो ना लिखेंगे, तो आप उसको CABP लिखिए, ठीक है। एक बार आप ब्रैकेट में लिख लो, उसके बाद आपको भी याद रहेगा। तो अगर मैं इस अभिक्रिया को देखकर, हमारे ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार आ भी चुके हैं हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि इस अभिक्रिया में संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म बताओ, तो हम बोलेंगे HCl के साथ क्या है आपका Cl-, और H2O के साथ कौन है? H3O+,
ठीक है। यहाँ से हमें क्या शिक्षा मिल रही बच्चों कि संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म में हमेशा एक प्रोटॉन का H+ को ही हम प्रोटॉन बोलते हैं बेटा, उसका अंतर होता है। ठीक है। मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल और लिखते हैं बेटा, अमोनिया। तो अमोनिया को अगर मैं जल में डाल रहा हूँ, अब अमोनिया के पास क्या होता है बेटा, एक एकाकी युग्म ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एकाकी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो क्या करता है बेटा, ये अब जल से उल्टे किसको ग्रहण करेगा, H+ को। ठीक है। तो इसने जल से H+ को ग्रहण करके NH4+ बनाया और खुद ये परिवर्तित हो गया किसमें, आपका OH-, है ना, खुद ये परिवर्तित हो गया किसमें, OH-। तो अब इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है बेटा, अमोनिया H+ को ग्रहण कर रहा है, इसलिए ये मेरे लिए क्षार है, और ये क्षार है तो ये अम्ल है। तो इसका मतलब हमें एक और अच्छी शिक्षा मिल गई यहाँ से कि H2O जो है वो दोनों की भांति कार्य कर सकता है, अम्ल की भांति भी और क्षार की भांति भी, जो हमें याद भी रखना है। ठीक है। अब ये बेस है बेटा, तो ये हो गया इसका कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है जी। और ये अगर एसिड है, ये हो गया इसका कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, ये हो गया इसका कॉन्जुगेट बेस। तो अगर इस अभिक्रिया में हमसे संयुग्मी अम्ल क्षार के युग्म पूछा जाए तो हमारा NH3 के साथ तो कौन आ गया, NH4+। ठीक है जी। और दूसरा क्या आ गया बेटा, H2O के साथ आ गया कौन, OH-। ठीक है। तो आपको वैसे तो देखिए पढ़ते पढ़ते सब चीज़ें याद हो जाएंगी। जल के तो एटलीस्ट आप याद ही रखना बेटा कि जल आपका अम्ल क्षार दोनों की भांति कार्य कर रहा है। धनात्मक वाला जब भी बात आ जाए, क्योंकि अब मैं एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने अगर आ रहे हैं और उनकी शॉर्ट ट्रिक बताऊं जिससे आप तुरंत पहचान सको, तो वो आपके सामने आ चुकी है। क्या कि जैसे ही हमें जल के साथ धनात्मक आयन दिखाई दे तो हम बोलेंगे जम्ल, अब धनात्मक आयन दिखाई दे तो हम बोलेंगे किसकी तरह किसकी भांति कार्य कर रहा है, क्षार की भांति। और OH- ऋणात्मक दिखा दे तो हमें बताइए बेटा OH- क्या होता है, कुछ क्षार है, मतलब वहाँ पर जल किसकी भांति कार्य कर रहा होगा, अम्ल की भांति। ठीक है ना। और ये H3O+ मतलब अम्ल है, तो वहाँ पर वो क्षार की भांति कार्य कर रहा होगा। ठीक है। इसका दूसरा एडवांटेज क्या है बेटा, दूसरा क्या फ़ायदा है कि कई बार थोड़ी सी टिपिकल रिएक्शंस भी दे देता है जिसमें बच्चा परेशान हो जाता है। जैसे Al+3 है ना, जब हम Al+3 एक्वस लिखते हैं, जो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार पढ़ते हो, तो उसका मतलब ही बेटा कि एल्यूमिनियम+3 की जो उप सहसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, वो 6 होती। तो Al+3 एक्वस का मतलब है AlH2O6+3, मतलब ये 6 जल के अणुओं से घिरा हुआ है। ठीक है। इसकी भी उप सहसंयोजन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती। अब इसको अगर वो हमसे जल में डाल रहा है बेटा, अब ये रिएक्शन बच्चों को थोड़ी सी टिपिकल और अजीब सी लगने लगती है, जबकि ये उतनी टिपिकल नहीं है। जब मैं आपके सामने खड़ा हूँ बेटा, एक एक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। अब देखो, इसको उसने दे दिया कि ये परिवर्तित हो रहा है AlH2O, H2O यहाँ पे 6 थे बच्चा, और हमने उसको 5 कर दिया। फिर साथ में हमने OH लिखा, ठीक है, और चार्ज दे दिया +2, और साथ में हमने H3O+। अब ये अभिक्रिया देखते ही बच्चा थोड़ा सा डर जाता है कि अरे सर इसमें तो क्या हो गया, अजीब सा है। कोई अजीब नहीं है बेटा, आपको अभी मैंने एक शिक्षा दे दी, जब भी H3O+ आ जाए इसका मतलब क्या है, वो अम्ल है, मतलब जल यहाँ पर किसकी भांति कार्य कर रहा है, क्षार की भांति। ये क्षार है तो ये क्या हो गया बेटा, अम्ल है ना। और अब आप देख भी रहे हो बेटा, इसके जो 6 जल के अणु थे उसमें से 5 बचे हैं। जो 6वां अणु था जल का, उसने एक H+ दे दिया, H+ हट गया तो उसकी जगह OH- आ गया, इसलिए उसका आवेश +3 से +2 हो गया। और वो H+ किसने ग्रहण कर दिया, आपका H3O+ ने। तो ये अगर अम्ल है तो ये इसका संयुग्मी क्षार हो गया, ये क्षार है तो ये उसका संयुग्मी अम्ल हो गया। तो इस तरह से ये थ्योरी भी महत्वपूर्ण है बेटा। जब भी हमसे संयुग्मी अम्ल क्षार के युग्म पूछे जाते हैं तब हमें इस सिद्धांत को प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ से हमें महत्वपूर्ण शिक्षाएं क्या क्या मिली, नीचे नोट बना के लिखना है ना। ये तो चलो, ये तो सामने ही आपके नोट का पहला पॉइंट लिखना बेटा, पहला पॉइंट कि इस सिद्धांत को संयुग्मी अम्ल क्षार सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है ना। पहला पॉइंट आपको नोट बना के लिखना है कि इस सिद्धांत को संयुग्मी अम्ल क्षार सिद्धांत भी कहते हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट लिखना बेटा कि संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म में हमेशा एक H+ का अंतर होता है ना। संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म में एक H+ का अंतर होता है। आप कोई भी एग्जाम्पल देख लो, सब में आपको वो जस्टिफाई होता हुआ नजर आ रहा है। संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म में एक H+ का अंतर होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट बेटा है ना, तीसरा पॉइंट वो लिखने की जरूरत नहीं, बट ये मैंने बता दिया, ये हमेशा लेफ्ट और राइट साइड में होंगे ना। अगर एसिड इधर है तो उसका कॉन्जुगेट बेस अपोजिट साइड होगा। ठीक है। इसलिए हम पहले हमेशा अम्लिक क्षार को पहचानेंगे, संयुग्मी राइट हैंड साइड से आ जाएंगे। ये तो बोलने के लिए बोल रहा हूँ। तीसरा बिंदु लिखना बेटा, प्रबल अम्ल का
प्रबल अम्ल का संयुग्मिक क्षार दुर्बल होता है ना। प्रबल अम्ल का संयुग्मिक क्षार दुर्बल होता है तथा दुर्बल अम्ल का संयुग्मिक क्षार प्रबल होता है। अगर अम्ल प्रबल है बच्चों तो उसका संयुग्मिक क्षार दुर्बल हो जाएगा, ठीक है ना। प्रबल अम्ल का संयुग्मिक क्षार दुर्बल होता है तथा दुर्बल अम्ल का संयुग्मिक क्षार प्रबल होता है, ठीक है। चौथा बिंदु इसी का उल्टा है ना। प्रबल क्षार का संयुग्मीय अम्ल दुर्बल, प्रबल क्षार का संयुग्मीय अम्ल दुर्बल तथा दुर्बल क्षार का संयुग्मीय अम्ल प्रबल होता है तथा दुर्बल क्षार का संयुग्मीय अम्ल प्रबल होता है, ठीक है जी। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो आप बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन में बोलते भी हो, ठीक है ना, हो सकता है वहाँ से आपको उतना क्लियर ना हो या अभी आपने नहीं पढ़ा हो तो मैं बता दूं बेटा। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अम्ल क्षार अभिक्रिया हमेशा प्रबल से दुर्बल की तरफ विस्थापित होती है। अम्ल क्षार अभिक्रिया हमेशा प्रबल से दुर्बल की तरफ विस्थापित होती है। कोई भी अम्ल क्षार अभिक्रिया है वो हमेशा प्रबल से दुर्बल की तरफ जाएगी। कोई भी अम्ल क्षार अभिक्रिया है वो हमेशा प्रबल से किसकी तरफ जाएगी, दुर्बल की तरफ, है ना। अब इसका देखिए मैं प्रूफ भी देता हूँ और आपको समझाता हूँ, दोनों सिद्धांतों का एक साथ प्रयोग, है ना। एक क्वेश्चन के फॉर्म में हम करते हैं कि हमें दो अम्ल दिए गए हैं बेटा, HA1 और HA2, ठीक है। कौन कौन से अम्ल हैं, HA1 और HA2। K ऑफ HA1 जो बोला गया है वो 10⁻⁻5 है और K ऑफ HA2 जो बोला गया है वो 10⁻⁸ है, ठीक है जी। ये आपसे बोला गया, ठीक, बताया गया, मतलब क्योंकि K एक नियतांक है बेटा, इसका मान आपको क्वेश्चन में दिया होगा, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे पहला केस पूछ रहा हमसे कि अगर हमसे बोल रहा है अम्लीय सामर्थ्य की बात करो, एसिडिक स्ट्रेंथ, कौन प्रबल अम्ल है। HA1 और HA2 में अगर हमसे पूछे कि प्रबल अम्ल कौन है, तो अभी हमने, है ना, आर्यन सिद्धांत का भी बात कर ली बेटा, क्योंकि है ना दोनों एक तरह से मिलते जुलते ही हैं थोड़ा थोड़ा, इसलिए हमें प्रयोग तो वो भी करना पड़ेगा। जिसका K ज़्यादा होगा बेटा वो अम्लीय सामर्थ्य उसका ज़्यादा होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो हम बोलेंगे K1 बड़ा है किससे, K2 से, मतलब सॉरी K क्यों लिख रहा हूँ, HA1 का अम्लीय सामर्थ्य ज़्यादा है किससे, HA2 से, ठीक है जी। इसी तरह से बेटा अगर हम सिर्फ, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं केवल इतना सा कि HA1 का संयुग्मिक क्षार क्या होगा, तो HA1 का संयुग्मिक क्षार कौन होगा आपका, A1 माइनस, और HA2 का मैं संयुग्मिक क्षार पूछूं तो A2 माइनस। अब मैं A1 माइनस और A2 माइनस का आपसे क्षारीय सामर्थ्य पूछूं, बेसिक स्ट्रेंथ, तो अभी मैंने एक पॉइंट लिखा दिया है, जिसका अम्ल प्रबल है उसका क्षार दुर्बल होगा। मतलब क्षारीय स्ट्रेंथ की बात करें तो A1 माइनस की क्षारीय सामर्थ्य कम होगी किससे, A2 माइनस, ठीक है जी। तो ये हो गए 2 पॉइंट। तीसरा जो इस क्वेश्चन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है बेटा, आपसे कह रहा है कि HA1 प्लस A2 माइनस ये क्रिया करके बना रहे हैं क्या आपका A1 माइनस और HA2, ठीक है ना। HA1 प्लस A2 माइनस गिव्स A1 माइनस प्लस HA2। हमसे बोल रहा है कि इस अभिक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक बताओ, है ना। ये कौन सी अभिक्रिया हो गई बेटा, अम्ल क्षार अभिक्रिया ही है, ठीक है। इस अभिक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक। अब ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आगे खूब आते हैं जिनमें मैंने जो ऑब्जर्व करा है बेटा, बच्चा खूब ज़्यादा गड़बड़ कर देता है, परेशान हो जाता है। तो आपसे निवेदन है बेटा ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, बड़े सिंपल हैं ये क्वेश्चन। देखो क्या करना है हमें, कुछ नहीं। अगर इसका हमसे बोला गया है क्या निकालने को, साम्यावस्था स्थिरांक, तो अगर हम रासायनिक साम्य देख चुके हैं बेटा, तो साम्यावस्था स्थिरांक लिखने का तरीका क्या होता है, उत्पाद हम ऊपर लिखते हैं न्यूमरेटर में, मैंने A1 माइनस को ऊपर लिखा, साथ ही साथ मैंने HA2 को लिखा, नीचे लिखा मैंने किसको, HA1, है ना। सर इतना दूर दूर क्यों लिख रहा हूँ, अभी मैं समझा रहा हूँ। और साथ ही साथ मैंने क्या लिखा बेटा, A2 माइनस, ठीक है। दूर दूर इसलिए लिखा है बेटा क्योंकि ये व्यंजक लिखते ही, है ना, बच्चे की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है सभी छात्रों की, है ना, छात्र छात्राएं, मतलब मेरे लिए तो सब, इसलिए मैं बेटा ही बोलता हूँ, कोई भी हो बेटा, क्योंकि भैया अब उसको समझ में नहीं आता कि सर अब क्या करें। चलो हमने आपके कहने पर ये तो लिख लिया, इतना तो हमारे पास ज्ञान था, आगे का ज्ञान हमें समझ में नहीं आ रहा। तो आगे का ज्ञान हमसे सुनिए बेटा। मैंने दूर दूर इसलिए लिखा है कि मैं यहाँ पर H+ ऊपर भी लिख दूँ और साथ ही साथ H+ नीचे भी लिख दूँ।
सर इससे क्या फ़ायदा हो गया, बस यही है इसकी ट्रिक। आगे भी अगर आयनिक साम्य में किसी भी ऑर्बिट कोई अभिक्रिया ऐसी दे दी जाए कि इसका वियोजन स्थिरांक निकालो या इसका साम्यावस्था स्थिरांक निकालो, तो थोड़ा सा दिमाग हल्का सा आपको भी लगाना पड़ेगा बेटा, है ना, क्योंकि हम एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसमें हमें हमारा IQ लेवल थोड़ा दिमाग भी प्रयोग करना पड़ सकता है। इससे करने से ही आप देखिए बेटा, मैंने आपसे क्या बोला बेटा कि ये व्यंजक हैं और ये व्यंजक आपके सामने ये रहा, ये व्यंजक आपके मन में चलने चाहिए बेटा ना। मन में चलने का मतलब HA1 है, किस किस में टूटेगा, अब हमें बार बार लिखने की ज़रूरत ना पड़े। HA1 किस किस में टूटेगा, H+ और A1- में। आप देख लीजिए H+ और A1-, ठीक है, और नीचे आ गया HA1, ठीक है। मतलब ये जो इसकी जगह है, मैं K ऑफ किसका लिख सकता हूँ बच्चों, HA1 का, नहीं इसकी जगह मैं K ऑफ किसका लिख सकता हूँ बच्चों, HA1 का, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ बेटा, इसको देखूँ H+ है और A2- और HA2 है, ये भी किसका व्यंजक है बेटा, K का ही है, बट ये व्युत्क्रम व्यंजक हो गया, क्योंकि K के व्यंजक में, अम्ल के व्यंजक में H+ हमेशा ऊपर आना चाहिए। यहाँ पर आपको दिख रहा है H+ नीचे है, तो ये हम उसका व्युत्क्रम कर दें। आयनिक साम्य में हम देख ही चुके हैं बेटा, अभिक्रिया को उल्टा करने पर उसका साम्यावस्था स्थिरांक व्युत्क्रम हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, आयनिक कह रहा हूँ सॉरी, किसमें, रासायनिक साम्य में, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमने वहाँ सीखी हैं, बस उनका हम यहाँ पर अगर प्रयोग करना चालू करें तो ये रहा व्यंजक। अब इससे ऊपर हो गया 10⁻⁵, नीचे हो गया 10⁻⁸, कितना, -8, और अगर मैं इसको लिखूं बेटा तो ये हो गया 10⁻3, ठीक है ना। ठीक, अब देखिए 10⁻3 क्या बता रहा है आपको, पहले आप काट तो आपका हो गया बेटा, क्या कि इस अभिक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक पूछा था, वो 1000 है। अब थोड़ा सा रासायनिक साम्य की बात करो। मैंने बोला था जब भी साम्यावस्था स्थिरांक का मान खूब ज़्यादा होता है, मतलब वो अभिक्रिया की अग्र दिशा में सीमा काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब ये अभिक्रिया ज़्यादा से ज़्यादा किस दिशा में चली गई है बेटा, अग्र दिशा में, सही है। और यही हमने 5वां बिंदु लिखा भी था कि अम्ल क्षार अभिक्रिया हमेशा प्रबल से दुर्बल की तरफ विस्थापित होती है। आप देखिए, आपने ऊपर ही लिखा है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, हैं दोनों दुर्बल भैया। कई बार बच्चों को ये भी डाउट हो जाता है, दोनों ही दुर्बल हैं, परंतु उन दुर्बल में बेटा HA1 का सामर्थ्य ज़्यादा है, तो हम इसे इसलिए प्रबल बोल रहे हैं, और इसे क्या बोलेंगे बेटा, दुर्बल, है ना। और क्षार में देखो उल्टे हो रही कहानी, ये प्रबल क्षार हो गया और ये हो गया दुर्बल क्षार। इसलिए छोटे छोटे से सिद्धांत हैं बेटा जो आपके कॉन्सेप्ट को खूब ज़्यादा मजबूत करेंगे। तो इससे हमने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शिक्षाएं ले ली हैं, और यहाँ से प्रूव हो गया बेटा, अगर ये 1000 आ रहा है मतलब ये अभिक्रिया लगभग पूर्णता की तरफ जा चुकी है बेटा। इससे तात्पर्य ही हुआ, हमारा सिद्ध भी हो गया कि अम्ल क्षार अभिक्रिया हमेशा प्रबल से किसकी तरफ जा रही है, दुर्बल की तरफ। इससे हमारा सिद्ध भी हो गया कि अम्ल क्षार अभिक्रिया हमेशा प्रबल से दुर्बल की तरफ जा रही है। अम्ल क्षार अभिक्रिया हमेशा प्रबल से किसकी तरफ जा रही है बच्चों, दुर्बल की तरफ। अम्ल क्षार अभिक्रिया हमेशा प्रबल से दुर्बल की तरफ जा रही है, सिद्ध हो गया। तो इसीलिए ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी का भी आपको पूरा आइडिया होना, एक एक पॉइंट का आइडिया होना जरूरी है, ठीक है। और आपका यहीं पर एक चीज़ और बता दूं बेटा कि उभयधर्मी पदार्थ, है ना, हम एम्फीप्रोटिक भी बोल सकते हैं बेटा, एम्फीप्रोटिक, या आप एम्फोटेरिक, दैट इज उभयधर्मी, है ना, उभय प्रोटिक बोलो या उभयधर्मी बोलो। स्पीसीज क्या होती हैं, इसकी भी हमें आगे ज़रूरत पड़ सकती है बेटा, है ना। ऐसे पदार्थ, ऐसी स्पीसीज, ठीक है ना, जो अम्ल क्षार दोनों की भांति कार्य कर सके। तो एम्फीप्रोटिक या एम्फोटेरिक स्पीसीज का मतलब लिखना बेटा कि ऐसी स्पीसीज जो अम्ल तथा क्षार दोनों की भांति कार्य कर सकती हैं। ऐसी स्पीसीज जो अम्ल तथा क्षार दोनों की भांति कार्य कर सकती हैं। ऐसी स्पीसीज जो अम्ल तथा क्षार दोनों की भांति कार्य कर सकती हैं, ठीक है ना, उन्हें हम एम्फीप्रोटिक बोलते हैं। और इसका सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल आपका एक तो H2O हो चुका है, एक तो क्या होगा बेटा, H2O, ठीक है। जब आप कार्बनिक रसायन में बेटा उदासीन ऑक्साइड बोलते हो तो आपको पता होगा शायद, है ना, कि 3 ऑक्साइड हमारे उदासीन है, N2O का, NO का और CO का। याद ही होगा सभी को, नहीं याद है तो बेटा अभी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जब केमिस्ट्री पेपर देने जाओगे तो पूरी केमिस्ट्री आना चाहिए ना, सब चीज़ें। अभी मैं भले आपको फिजिकल पढ़ा रहा हूँ, बट है ना, बीच बीच में हम थोड़ी थोड़ी बातें यहाँ ज़रूरत होगी। तो ये पॉइंट यहाँ क्यों लिया है, इसलिए लिया है बेटा कि कई बुक्स में बेटा H2O को भी उदासीन ऑक्साइड बोला जाता है, ठीक है जी। तो ठीक है, जल का नेचर तो उदासीन ही है बेटा, ये जो मैं पानी पी रहा हूँ मुझे प्यास लगती रहती, पता है, ये उदासीन ही है, परंतु कायदे से हमें उदासीन न बोल के इसे उभयधर्मी बोलना चाहिए बेटा, क्योंकि अम्ल क्षार दोनों की भांति
कार्य करता है। और मैं आपसे निवेदन भी करूंगा कि आप इसके ये याद भी रखना है ना, H2O का H3O प्लस, और जब ये अम्ल की क्षार की भांति कार्य कर रहा है तो H3O प्लस बनाएगा, और जब अम्ल की भांति कार्य कर रहा है तो OH माना। ठीक है, तो इससे हमें शिक्षा मिल रही है बेटा कि जल भी एक आपका अम्ल भी है और क्षार भी है बेटा, इसलिए इसका वियोजन स्थिरांक Ka भी बोल सकते हैं, Kb भी बोल सकते हैं, ये हमारा अभी मैं बता रहा हूँ है ना। और इसकी वैल्यू होती है बेटा, ये मान आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है बेटा, Kb के मान हमें हमेशा क्वेश्चन में गिवन होंगे। इस पूरे चैप्टर में आयनिक साम्य में केवल एक ही डाटा आपको याद रखना है, वो मैं अभी बता रहा हूँ, तो इसका ध्यान रखना है ना। और Kb का मान आप देख सकते हो 10 की घात -16 के ऑर्डर का है, और 10 की घात -16 के ऑर्डर का होने का मतलब क्या हो गया बेटा, ये काफ़ी दुर्बल अम्ल है या काफ़ी दुर्बल क्षार है। इस वजह से ये पॉइंट भी ध्यान रखना बच्चों, क्या कि ये जो H3O प्लस है ये एक प्रबल अम्ल है और OH माइनस जो है एक प्रबल क्षार है। इसी सिद्धांत के अनुसार जो अभी हमने बोला था बेटा कि दुर्बल का संयुग्मी क्षार प्रबल होता है, तो अगर क्षार दुर्बल है तो उसका इतना दुर्बल है बेटा तो उसका संयुग्मी अम्ल काफ़ी ज़्यादा क्या हो चुका है बेटा, प्रबल। तो ये ध्यान जरूर रखिएगा। तो पहला तो जल है बच्चों, दूसरा है बेटा सभी एनायन जिनमें अम्लीय हाइड्रोजन होता है। दूसरा है बेटा सभी एनायन जिनमें अम्लीय हाइड्रोजन होता है। सभी है ना, ऋणायन मतलब आप बोलोगे सर आधा हिंदी आधा इंग्लिश बोल रहे हो, एनायन को भले आप ऋणायन लिख लो। सभी ऋणायन जिनमें अम्लीय हाइड्रोजन होता है, लाइक है ना। अब कौन किन में होगा बेटा अम्लीय हाइड्रोजन, जैसे H2S है, चलो एक एग्जाम्पल में बता ही दूँ, फिर और एग्जाम्पल लिखा दो ना H2S है ना। तो अब H2S बच्चों एक द्विक्षारकीय अम्ल है, ठीक है ना। अब ये पहली बार में अगर अपना H प्लस दे दे तो किस में परिवर्तित हो जाएगा बच्चों, HS माइनस में, और फिर ये HS माइनस से S-2 में। ध्यान देना जिस अम्ल के पास जितने अम्लीय हाइड्रोजन होते हैं बेटा है ना, वो उतने पदों में उसे वियोजित करके अलग अलग आयन बना सकता है। पहली बार एक H प्लस निकला तो HS माइनस, फिर S-2। अब अगर हमसे इन तीनों की प्रकृति पूछी जाए तो S-2 तो केवल किसकी तरह काम करेगा बेटा, बेस। क्यों, क्योंकि ये केवल H प्लस ग्रहण कर सकता है। H2S केवल और केवल किसकी भांति काम नहीं करेगा, एसिड, क्योंकि H प्लस दे सकता है। परंतु अगर मैं HS माइनस को देखूं तो ये आपका एम्फीप्रोटिक हो चुका है, एम्फीप्रोटिक। क्यों, ये H प्लस अगर ले लेगा वापस तो H2S में बदल जाएगा, ठीक है ना। और ये अगर H प्लस दे देगा बेटा -H प्लस तो ये किस में बदल जाएगा, S-2, ठीक है। तो इसलिए ये अम्ल क्षार दोनों की भांति क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है। और इनकी हमें अभिक्रियाएं आयनिक साम्य में बस ऐसी अभिक्रिया आने के बाद थोड़ा थोड़ा बच्चा डरना चालू हो जाता है। बिल्कुल भी नहीं डरना है, मैं बार बार बोलता हूँ आपसे बेटा, वाई फियर व्हेन कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जैसे मैं अगर आपको HS माइनस की अभिक्रिया जल के साथ लिखने को दूँ तो आप क्या बोलोगे बच्चों, है ना। आप बोलोगे सर दो संभावनाएं, क्या है पहली संभावना कि ये जल से H प्लस ले ले। अगर ये जल से H प्लस ले लेगा तो खुद किस में परिवर्तित हो जाएगा, H2S में, और ठीक है ना, जल को किस में परिवर्तित कर देगा, OH माइनस में, ठीक है। अब मैं दूसरी अभिक्रिया, दूसरी संभावना क्या है, HS माइनस को जल में डाला, दूसरी संभावना ये थी बेटा कि ये उल्टे जल को अपना H प्लस दे दे, तब ये परिवर्तित हो जाएगा किसमें, S-2, और साथ में बना देगा क्या बेटा, H3O प्लस। तो इसमें भी मैं अब इसके व्यवहार की बात करूं कि इसमें ये किसके भांति व्यवहार कर रहा है प्रथम अभिक्रिया में। तो अगर हमें परेशानी है तो बेटा मैंने क्या बोला, OH माइनस आते ही जल अम्ल की भांति कार्य कर रहा है, मतलब ये किसकी भांति कार्य कर रहा होगा, क्षार की भांति। और हमें दिख भी रहा है क्योंकि H प्लस इस अभिक्रिया में ग्रहण कर रहा है। और नीचे वाली अभिक्रिया में क्या हो रहा है बेटा, H3O प्लस बन रहा है, मतलब ये किसकी तरह काम कर रहा होगा, क्षार। और ये क्षार है तो ये क्या हो गया बेटा, इसका अम्ल हो गया, है ना। अब ये H प्लस दे रहा है। तो इस तरह से आप अपनी अभिक्रियाओं को समझ सकते हो बेटा। अब जितने भी ऋणायन हैं जिनमें अम्लीय हाइड्रोजन है, जैसे मैं और भी पेयर लिख दूं बेटा, HCO3 माइनस, ठीक है ना, H2PO3 माइनस, H2PO4 माइनस, HPO4 माइनस 2 एटसेट्रा। खूब सारे, ऐसे खूब सारे हैं बेटा जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, ठीक। और इसको भी अब मैं इन्हें नट से शिक्षा दे दूं बेटा कि जो भी द्विक्षारकीय या त्रिक्षारकीय अम्ल है, सीधे सीधे आप इतना ध्यान रखना, अगर आपके पास डाइबेसिक एसिड है तो उसमें से केवल एक H प्लस हटाने के बाद जो भी आपको एनायन मिलेगा
और अगर त्रिक्षारकीय अम्ल है, दोनों मत हटा देना, त्रिक्षारकीय अम्ल है तो हम एक H+ भी हटा सकते हैं भैया, हम 2 H+ भी हटा सकते हैं, उसके बाद जो भी ऋणायन मिलेगा। ठीक है, इसी आधार पर देखो, है ना, ये छोटी छोटी शिक्षाएं हैं बेटा जो आपके क्वेश्चंस को सही करेंगी और जिससे आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अब तीसरी शिक्षा क्या है कि कभी हमसे बहाने से बोल दे कि H2PO2-। अभी इसलिए हम कह रहे हैं कि जब आप पेपर देने जाओगे तब पूरी केमिस्ट्री का आना आपके लिए आवश्यक है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं बेटा H2PO2- कि क्या ये उभयधर्मी है, तो ध्यान रखिएगा बेटा ये उभयधर्मी नहीं, ये उभयधर्मी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये किसका है बेटा, ये किससे बना होगा, H3PO2 से। और H3PO2 आप सभी को याद होना चाहिए बेटा एक मोनोबेसिक एसिड होता है ना। इससे जो अभी 2 हाइड्रोजन हमें नजर आ रहे हैं बच्चों, ये 2 हाइड्रोजन अब फॉस्फोरस से जुड़े हुए हैं, न कि ऑक्सीजन से। मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी को इसकी संरचना पता होगी, P डबल बॉन्ड O, OH, H और क्या आपका H। इसीलिए ऐसी अपवाद वाली चीज़ें बेटा जो बार बार आती हैं, और आपको ध्यान हो तो हम लोग इसे, है ना, रेडॉक्स टाइट्रेशन में भी पढ़ते हैं, जब हम P ब्लॉक पढ़ते हैं तब भी पढ़ते हैं बेटा, मोल कॉन्सेप्ट में भी कहीं ना कहीं हम नाम ले ही लेते हैं कि भैया ध्यान रखना। तो इतनी बार आपको बताया जाता है, अगर उसके बाद भी आप गलती करेंगे बेटा तो वो फिर आपकी प्रॉब्लम है। देखो फिर तो आपको, है ना, ब्रह्मा जी भी ऊपर से आ जाए तो सिलेक्ट नहीं करा सकते कि इतनी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जो इतनी बार आ रही है आप उसे याद नहीं रख पा रहे हो। तो ये कहानी सभी को समझ में आई बच्चों? ठीक है, तो ये चीज़ें पता होना चाहिए ना, और इसको मैंने याद रखने का तरीका भी बता दिया है, मतलब बताता ही हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ। H3PO2 है, H3PO3 है और H3PO4। ठीक है, इन्हीं में अपवाद है बच्चों। ठीक है, फॉस्फोरस के अम्लों में ही अपवाद है, अदरवाइज तो बाकी सभी अम्लों में, ऑक्सी अम्लों में जितने H हैं वो सीधे सीधे अम्लीय ही होते हैं। तो इसको याद रखने का तरीका है बेटा, जितने हाइड्रोजन है उससे एक कम उसका अम्लीय हाइड्रोजन है। तो इसमें 2 ऑक्सीजन है इसलिए 1 है, आपको दिख ही रहा, इसमें 2 होंगे बेटा और इसमें 3 होंगे। ठीक है जी, चलिए लास्ट और फाइनल बेटा, इतनी ज़्यादा जानकारियाँ मैंने अम्ल क्षार सिद्धांत पे दे दी हैं जो नॉर्मली कोई नहीं बताता है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। लास्ट एंड फाइनल है लुईस का अम्ल क्षार सिद्धांत। लास्ट एंड फाइनल इज लुईस का अम्ल क्षार सिद्धांत, लुईस एसिड बेस थ्योरी। ये हमारे लिए वैसे उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु हम इसे भी पढ़ेंगे बेटा, और इसमें बस जल्दी से लिख लेना कि इस सिद्धांत के अनुसार जो भी एकाकी युग्म ऑफ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, ये हम काफ़ी जगह पढ़ते हैं बेटा, है ना, अकार्बनिक रसायन में जब आप रासायनिक बंध पढ़ते हो, केमिकल बॉन्डिंग, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सब जगह आता है। लोन पेयर एक्सेप्टर, जो भी एकाकी युग्म ऑफ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो अम्ल, लुईस अम्ल कहलाएगा, और जो भी एकाकी युग्म ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, लोन पेयर डोनर, ठीक है ना, वो किसकी तरह काम करेगा बेटा, बेस की तरह। ठीक है, तो ये 3 अम्ल क्षार सिद्धांत हमें पता होना जरूरी है, क्योंकि हमें आयनिक साम्य में इनकी बार बार जरूरत पड़ती रहेगी, और मैं उम्मीद करता हूँ बेटा मैं आपको भली भांति समझाने में सक्षम हो पाया हूँ। ठीक है, चलेंगे बच्चे आगे बढ़े। अब है हमारा बेटा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, सबसे महत्वपूर्ण क्यों भैया, कोई भी, है ना, HCl आपको पता हो बेटा, तो HCl में सहसंयोजक बंध है, HCl गैस के फॉर्म में होता है। ठीक है, परंतु हम HCl के जलीय विलयन को, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। मतलब आपने वो जो HCl गैस है उसे पहले किस में डाला बेटा, जल में। तो यहाँ पर बेटा जो भी अम्ल क्षार की भांति कार्य कर रहे हैं, मैंने पहले ही बता दिया, सभी जलीय विलयन है। तो सबसे पहले हम जल के सभी गुणधर्म याद रखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, जल के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। और यहाँ मैं जितनी भी चीज़ें अब जल के गुणधर्मों में बता रहा हूँ बेटा, ये मैं साफ साफ आपसे बोल रहा हूँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे चैप्टर में बेटा सब जगह जल, भले हमें दिखाई दे या ना दे, वो जल तो है ही, बिना जल के तो आयनिक साम्य हो ही नहीं सकता है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि आपको सीधे सीधे याद रखना है, जितने भी मैं पॉइंट्स लिखा रहा हूँ, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट, सभी याद होने चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, है ना। अब क्या क्या जल के गुणधर्म, जल को हम इतना हाईलाइट क्यों कर रहे हैं बेटा ना। सबसे पहला गुणधर्म है जल का, सबसे पहला गुणधर्म, अगर हम इसके, है ना, अम्ल क्षार सिद्धांत की भांति बात करें, है ना, तो आर्हेनियस थ्योरी की अगर मैं बात करता हूँ बेटा, है ना, तो आर्हेनियस थ्योरी से, चूँकि इसके पास H+ भी है और OH- भी है, तो ये एसिड की भांति भी कार्य करेगा, बेस की भांति भी। ठीक है, ब्रोंस्टेन लोरी सिद्धांत के अनुसार बात करें तो इसके पास भैया H+ है तो ये दे भी सकता है, और लोन पेयर ऑक्सीजन के पास है तो ले भी सकता है। तो ब्रोंस्टेन लोरी सिद्धांत के अनुसार भी
ये अम्ल क्षार दोनों की भांति कार्य करता है। परंतु अगर हम लुईस सिद्धांत के अनुसार बात करें तो लुईस सिद्धांत के अनुसार ये केवल और केवल किसके भांति कार्य करेगा, क्षार। तो पहली चीज़ तो बेटा ये जो अभी हमने इतना पढ़ा है, ठीक है ना। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है बेटा, है ना, शुद्ध जल की मोलरता, मोलेरिटी ऑफ प्योर वाटर। शुद्ध जल की मोलरता जो काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट पूछी गई है बेटा, ठीक है ना, जेई हो, नीट हो, सब में पूछी गई है, मैं साफ साफ बता रहा हूँ। और वो आपको हम मोल कॉन्सेप्ट में भी करवाते हैं और आपको याद भी होना चाहिए बेटा। शुद्ध जल की जो मोलरता होती है, मोलरता कैसे निकालते देखो, है ना, मोलरता होती, कई बार आप भूल जाते हो तो मैं हर कॉन्सेप्ट को बता दूं। मोलरता होती है मोल्स बटे क्या बच्चों, आयतन। मोलरता क्या होती है बच्चों, मोल्स बटे आयतन। अब शुद्ध जल की मोलरता है मतलब इसमें कोई विलय नहीं बेटा, जल ही है सब कुछ। अब बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं दिया हुआ है, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर कुछ भी नहीं दिया हुआ कैसे निकालूं। तो आप अपना आयतन कितना मान लो बेटा, 1 लीटर, है ना, ठीक है जी। अब सर एक ही क्यों माने, बच्चों के दिमाग में सबसे पहले डाउट ये आता है, सर 2 क्यों नहीं माना, 5 क्यों नहीं माना, 10 क्यों नहीं माना। मैं तो कह रहा हूँ बेटा, आपका अगर लक्की नंबर 5,85,980.897 हो, कितना बोला मैंने, 5,85,980.897 हो, आप वो मान लो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है बेटा, ठीक है जी। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल भी दे दूँ, एक पेप्सी है बेटा जो आप पीते हो, पेप्सी, थम्स अप, जो भी कोल्ड ड्रिंक आपको पसंद है, पीना तो नहीं चाहिए, बेकार होती हैं, आपको ही पता है, बट अगर आप जो भी पीते हो बेटा, तो उसमें क्या है बेटा, पेप्सी की बात करें 200 ml की कांच की बोतल में भी आती है, 300 ml की बोतल में भी आती है, 500 ml, है ना, प्लास्टिक की बोतल जो घर लेके आते हैं, उसी में कभी भी ऑफर चलता है बेटा, 600 कर देते हैं, उसी को 700, 1 लीटर, 1.25 लीटर, 2.5 लीटर, सब तरह में आती है। तो क्या सब में उसका टेस्ट अलग अलग है क्या, सब में टेस्ट चाहिए बेटा। तो मोलरता को आयतन से कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सीधे सीधे शिक्षा ध्यान रखना। इसलिए बाय डिफॉल्ट हम 1 क्यों ले रहे बेटा, नीचे 1 आ गया तो हमें भाग देने की चिंता नहीं रहेगी, है ना। अब अगर हमने आयतन 1 लीटर लिया है, मतलब कितने मिलीलीटर हो गया, 1000 मिलीलीटर, ठीक है ना। अब चलो नीचे तो सर आपने बता दिया, अच्छी बात है, हमें आ गया समझ में। अब आप ऊपर बताओ सर, हमें ऊपर क्या करें। ऊपर तो हमें मोल्स निकालने हैं और मोल्स का हमारे पास एक ही सूत्र है, दिया गया भार बटे अणुभार। चलिए, हमें जल का भी अणुभार पता है सर 18 होता है, तो दिया गया भार कहाँ से निकालें। तो भैया आपको जल का घनत्व बेटा, बच्चे को याद होना जरूरी है कि जल का घनत्व होता है 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर, ठीक है ना, ये याद होना सबको जरूरी है। केवल जल के ही 1-2 चीज़ें हैं जो आपको याद रखना जरूरी है, बाकी इस चैप्टर में कोई भी चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सब हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर घनत्व 1 मिलीलीटर है बेटा, तो घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। इसका मतलब अगर घनत्व 1 है तो मास ही द्रव्यमान के बराबर हो गया, मतलब मास हो गया कितना बेटा, 1000 ग्राम। और 1000 ग्राम है तो मोल्स कैसे निकालोगे, 1000 बटे 18। तो ध्यान देना बेटा, कभी भी आपसे शुद्ध जल की मोलरता पूछी जाए, है ना, अब आपको डिराइव करने की ज़रूरत ना पड़े, सीधे याद रखना है। इसे हम 1000 बटे 18 या इसी को हम 55.5 भी बोलते हैं, है ना, 1000 बटे 18 या इसी को 55। मैंने तो पहले ही लिख दिया बेटा, सभी पॉइंट्स याद होने चाहिए, 1-2 नहीं, बट स्टिल में टिक करते चल रहा हूँ। तो ये आपको सेकेंड बिंदु है जो याद होना जरूरी है। तीसरा बेटा, है ना, जल का स्वतः आयनीकरण। जल का क्या, आपका स्वतः आयनीकरण, ठीक है ना। तीसरा क्या है बेटा, जल का स्वतः आयनीकरण, मतलब H2O जो है बेटा अपने आप ही, अभी हमने सिद्ध करा है कि H2O एक दुर्बल अम्ल भी है और दुर्बल क्षार भी है। मैंने इसका मान भी लिखा है, ये मान मैंने बोला था याद नहीं रखना है ना। ये अभी मैं डायरेक्ट याद रखने का तरीका बता दूंगा, याद क्या रखना है वो मैं बता रहा हूँ। ये कहाँ से लाए थे, वो यहीं से। चूंकि अम्ल क्षार दोनों की भांति कार्य कर रहा है बच्चों, तो ये H+ और क्या बना देगा, OH-, ठीक है, H+ और क्या बना देगा, OH-। अब इसी में बता दे रहा हूँ बेटा, कई किताबों में आपको H2O प्लस H2O प्लस क्या आपका, H2O गिव्स H3O प्लस OH- भी लिखा हुआ मिलता है। दोनों ही अभिक्रियाएं सही हैं, गलत कुछ नहीं है, है ना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट बेटा यहाँ पर हम एक्वस लिखते हैं, और ये तो किस अवस्था में, आपका लिक्विड अवस्था में, है ना। तो सर नीचे वाले में 2 क्यों लिखना, तो अब बेसिकली अगर मैं इसका वियोजन स्थिरांक का मान लिखूं Ki, है ना, Ki, तो Ki का क्या व्यंजक लिखोगे बेटा, ऊपर H+ इंटू OH- और नीचे क्या आपका H2, है ना। इसका जो वियोजन स्थिरांक है, जिसे आप डिसोसिएशन स्थिरांक भी बोलते हो,
बोल सकते हो। इसी को आप बेटा के भी बोलते हो, इसी को आप के भी बोलते हो। सभी नाम इसके हैं, सब के सब नाम है। के भी क्यों बोल रहे हैं बेटा? H प्लस दिख रहा है ना, इसलिए के बोलेंगे। OH माइनस दिख रहा है इसलिए के भी बोलेंगे। हमने बोला ये अम्ल क्षार दोनों है। और डिसोसिएशन मतलब वियोजन और आयनीकरण स्थिरांक तो शुरू से ही नाम है, जो किसी भी विद्युत अपघट्य के लिए मैं बोल सकता हूँ। ठीक है जी, क्लियर 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 यहाँ तक की कहानी। अब सर अगर हम नीचे वाली से लिखते हैं व्यंजक तो H3O प्लस और OH माइनस, और नीचे तो जल का स्क्वायर आ जाता सर, H2O इंटू H2O। नहीं, तब भी एक ही H2O आता, ध्यान देना, तब भी एक ही H2O आता। क्यों? क्योंकि तब एक अणु को एक सॉल्वेंट है बेटा और एक है क्या आपका सॉल्यूट, समझे? एक है सॉल्वेंट और एक क्या है सॉल्यूट। तो हमें सॉल्वेंट कभी भी नहीं लिखना है बच्चों, ध्यान देना, हमें सॉल्वेंट लिखना ही नहीं, हमें केवल किसको लिखना? सॉल्यूट। तो इसलिए आपका जो बाद में कन्फ्यूजन हो कि सर आपने तो KI का व्यंजक H प्लस इंटू OH माइनस अपॉन H2O लिखाया था और हमें तो बुक में H3O प्लस इंटू OH माइनस अपॉन H2O दिया है, तो वो भी सही है, इतना भी ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है जी, क्लियर यहाँ तक। इस अभिक्रिया को ही बेटा, ये जो अभिक्रिया हो रही है, इस अभिक्रिया को ही हम जल का सतह आयनीकरण बुलाते हैं, सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ किसका? वाटर, है ना। इस अभिक्रिया को ही हम जल का क्या बुलाते हैं बेटा? स्वतः अभिक्रिया का नाम है सेल्फ आयनेशन ऑफ वाटर। जल स्वतः ही क्या हो बेटा? अपने आयंस में परिवर्तित हो रहा है। जल स्वतः ही क्या हो रहा है बच्चों? अपने आयंस में परिवर्तित हो रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम है जल का स्वतः आयनीकरण। ठीक है ना, सेल्फ डिसोसिएशन ऑफ वाटर। ठीक है ना, ठीक। अब चौथी चीज, इस पे मैं आ रहा हूँ वापस। चौथी चीज बेटा, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। दिस इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, याद तो सभी रखना है। जल का आयनिक गुणनफल, आपको सब चीज़ें हिंदी में लिखना हो बेटा, लिखो, मेरी तरफ से कोई मना नहीं है ना, मैं सब बोल रहा हूँ हिंदी में, कुछ कुछ चीज़ें लिख इंग्लिश में दे रहा हूँ, बस इतना सा कहानी। ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। कई बार बच्चों को ना बेसिक ही नहीं क्लियर होते बेटा, इसलिए वो काफ़ी गड़बड़िया करता है। अब उसे यही नहीं पता है कि इस जल का आयनीकरण का तात्पर्य क्या है। जल के आयनिक गुणनफल, है ना, जल का आयनिक गुणनफल, नाम ही बेटा आयनिक गुणनफल। मतलब किसी का भी, मैं जल क्या बोलूँ बेटा, किसी का भी बोलूँ, किसी का भी, किसी दूसरे विलायक की रिस्पेक्ट भी बात करूँ या किसी भी दूसरे पदार्थ के सापेक्ष बात करूँ, क्योंकि इस चैप्टर में मैं आगे भी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट करके बात करनी पड़ेगी, है ना, लवण का आयनिक गुणनफल। तो सीधा सीधा रूल है बेटा, इसका तात्पर्य होता है कि उस पर्टिकुलर पदार्थ से उपस्थित आयनों का गुणनफल, है ना। तो आपको परिभाषा लिखनी हो तो लिख लो बेटा, जल का आयनिक गुणनफल मतलब जल के द्वारा उपस्थित आयन अर्थात H प्लस तथा OH माइनस का गुणनफल। जल के द्वारा कितने आयन उत्पन्न हो रहे हैं? दो ही उत्पन्न हो रहे हैं, एक H प्लस और एक OH माइनस, है ना। जल के द्वारा उत्पन्न आयन्स अर्थात H प्लस तथा OH माइनस के गुणनफल को, मतलब उनकी सांद्रता, है ना, बेसिकली वो सांद्रता ही है, अर्थात H प्लस तथा OH माइनस आयनों की सांद्रता के गुणनफल को जल का आयनिक प्रोडक्ट बोला जाता है ना। जल का क्या बोला जाता है बेटा? आयनिक प्रोडक्ट बोला जाता है। तो इसका मतलब KW किसके बराबर हो गया बेटा? KW है H प्लस इंटू किसके बराबर? OH माइनस। ठीक है, KW किसके बराबर हो गया बेटा? H प्लस और OH माइनस के। अब अभी मैंने आपको बोल दिया बेटा कि आप चाहे तो इसे H3O प्लस और OH माइनस भी लिख सकते हो ना। आप चाहो इसे तो H3O प्लस और OH माइनस भी लिख सकते हो, ठीक है, फर्क नहीं। और आपको अभी मैंने बोल दिया बेटा क्या, कि पूरे चैप्टर में बस एक ही डाटा, एक तो जल का तो सांद्रता तो याद रखना ही है, उसके अलावा अब ये जो KW है बेटा, है ना, आगे लिखना पहले, इसमें थोड़ी सी जगह छोड़ना, एक दो चीज़ें और बतानी है। इसको हम जल का आयनिक गुणनफल बोलते हैं, ठीक है ना। क्या क्या लिखना बेटा? ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों है सबसे महत्वपूर्ण? पहला पॉइंट लिखना बेटा कि क्या KW, जिसे हम जल का क्या बोलते हैं बेटा? अब वाटर, W किसका सिंबल है बेटा? वाटर का। तो आयंस का गुणनफल है, इसलिए इसे हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोलते हैं। तो पहला पॉइंट ये लिखना बेटा कि KW का मान केवल और केवल तापमान के ऊपर निर्भर करता है ना। KW का मान केवल तापमान से परिवर्तित होता है, आप तो ऐसे लिख लो, KW का मान केवल तापमान से परिवर्तित होता है तथा इसका मान तापमान बढ़ाने पर बढ़ता है ना। कोई भी
साम्यावस्था स्थिरांक मैं पहले ही आपको बोल चुका हूँ बेटा कि कोई भी साम्यावस्था स्थिरांक केवल और केवल किसके ऊपर निर्भर करता है, तापमान के ऊपर। अब तापमान बढ़ाने पर साम्यावस्था स्थिरांक की दो विशेषताएं हैं, बढ़ भी सकता है बेटा, घट भी सकता है। अगर ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो, हम रासायनिक साम्य में पढ़ चुके हैं, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ेगा, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो घटेगा। हमने जल के लिए क्या पॉइंट लिखा है बेटा कि जल का वियोजन स्थिरांक मतलब जल का आयनिक गुणनफल क्या है, तापमान बढ़ाने पर बढ़ता है। क्यों, आपको खुद ही दिख रहा है बेटा, ये कौन सी अभिक्रिया है, एंडोथर्मिक। क्यों, ये वियोजन हो रहा है ना, तो ये अभिक्रिया बेटा एंडोथर्मिक है, मतलब ऊष्मा शोषी है। तो इसलिए ध्यान देना कि टेम्परेचर बढ़ाने पर Kw का मान बढ़ता है। ठीक है, अब इसी का मान बेटा वैज्ञानिकों ने निकाला है ना, सेकेंड पॉइंट लिखना बेटा, तापमान बढ़ाने पर Kw बढ़ता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे बेटा कि प्रायोगिक रूप से 25 डिग्री सेल्सियस पर वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट कराया बेटा, हमने नहीं, और 25 डिग्री सेल्सियस पर उन्होंने Kw का मान आपको याद रखने के लिए बोला है 10⁻⁻14। ये इकलौता डाटा है जो आपको याद रखना है। 25 डिग्री सेल्सियस पर Kw का मान 10 की पावर कितना होता है बेटा, -14। ये आपको याद रखना कंपलसरी है। ठीक है, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ बेटा कि अगर मैंने 25 डिग्री सेल्सियस से तापमान कम करा तो Kw का मान भी 10 की पावर -14 से कम हो जाएगा, और अगर मैंने 25 डिग्री सेल्सियस से तापमान को बढ़ाया तो Kw का मान 10 की पावर -14 से बढ़ जाएगा। ठीक है, हमें याद केवल एक मान रखना है 10 की पावर -14। अब 25 से नीचे मतलब क्या बेटा कि 10 हो जाए या 20 हो जाए, उस पर कितना मान है मुझे भी नहीं याद है और आपको भी नहीं याद रखना है। ठीक है ना, 25 से ऊपर भैया 50 हो जाए, 70 हो जाए, 80 हो जाए, ना मुझे याद है ना आपको याद रखना है, साफ साफ बता रहा हूँ। हमें 25 डिग्री सेल्सियस पर याद होना कंपलसरी है बेटा, और तापमान की बात हम केवल जल के लिए आज कर रहे हैं। इसके बाद आगे आने वाले सेशंस में जब तक तापमान न दिया होगा, हम मान के चलेंगे कि हमारा तापमान मतलब हर अभिक्रिया जो भी हो रही है वो कमरे के ताप पर, और कमरे का ताप कितना होता है बेटा 25 डिग्री सेल्सियस। तो केवल आज के लिए हम इसकी बात कर रहे हैं क्योंकि हमें ये पता होना जरूरी है। क्या मेरी इतनी बात सभी को समझ में आई है? ठीक है, अब यहीं पर बेटा मैं एक चीज़ और बता दूं बेटा, Pkw एक नियतांक होता है बेटा, Pkw आयनिक साम्य में ना जो भी नियतांक है बेटा उसका P आगे लिखा हुआ होता है, Pkw का सूत्र होता है -log Kw, या जिसे आप log ऑफ 1/Kw भी बोल सकते हो। इससे क्या तात्पर्य हो रहा है बेटा, इससे क्या तात्पर्य हो, ये याद रखना जरूरी है आपको, है ना, कि किसी के आगे भी P लग गया, जैसे मैंने बोला ये P पेन, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P पेन, -log पेन। उस नियतांक जिसके आगे भी P लगा है बस उसके आगे -log लगा दो, है ना, और -log Kw को ही log का गुणधर्म प्रयोग करके मैं log ऑफ क्या लिख सकता हूँ Kw। इससे मुझे क्या शिक्षा मिल रही बेटा कि Pkw जो है वो Kw के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब जिसका Kw जितना ज़्यादा होगा उसका Pkw उतना कम होगा। और ये कहानी सबके लिए लागू है बेटा, है ना, आगे हम कमिंग सेशंस में pKa, pKb, pKh, pKsp खूब बातें करेंगे। तो एक रूल मैंने बता दिया, P आए तो डरना मत, जिसके आगे भी P लगा हुआ है बस उसका जो भी कांस्टेंट है बेटा बस उसका -log लेना है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ बेटा, अगर मैं बोल रहा हूँ Kw का मान 10 की पावर -14 है तो मैंने Kw की जगह 10 की पावर -14 रखा। अब आप सभी को पता होगा बेटा log ऑफ, इतना तो सभी को पता होगा ना, log ऑफ 10 की पावर x, है ना, ध्यान देना log जब भी बोलते तो बेस 10 है, ये किसके बराबर होता है बेटा x के, उम्मीद है सभी को पता होगा, है ना। क्यों, जो पावर है वो बाहर आ जाएगी और बेस और नंबर सेम होगी तो 1 हो जाता है, तो सीधे सीधे आपका 1 हो गया, मतलब x ही बचा। तो अगर मैंने यहाँ 10 की पावर -14 रखा तो -log 10 की पावर -14 कितना हो गया 14। तो आपको ये भी ध्यान रखना जरूरी है बेटा कि इसका मतलब Pkw का मान है कितना 14, है ना। अब ये याद नहीं बेटा, ये तो अपने आप ही हो जाएगा, ठीक। और अगर Kw 10 की घात -14 से कम है तो मैंने अभी बोला Kw कम तो Pkw ज़्यादा, तो अब Pkw किससे ज़्यादा होगा बेटा, यहाँ पर 14 से ज़्यादा। कितना है बच्चों मुझे उसकी चिंता नहीं करनी है, ठीक है ना। और नीचे वाले केस में क्या बोलेंगे हम, Pkw < 14, ठीक है जी, ठीक, क्लियर। अब वापस हम आ जाएं बेटा सेल्फ आयनेशन ऑफ वाटर के ऊपर, तो है ना, क्यों उसके ऊपर क्यों आ रहे हैं वापस, क्योंकि यहाँ पर देखो कि आखिर जो मैंने अभी आपके सामने लिखा
कि जल का जो के के बी है, आखिर जो मैंने आपके सामने अभी लिखा था ये कहाँ से लिखा था, ठीक है। तो कभी भी आपसे जल का के के बी या जल का वियोजन स्थिरांक या जल का आयनीकरण स्थिरांक पूछे तो आपके सामने क्या शिक्षा मिली बेटा, इस मान को हम क्या बोल देंगे, के डब्ल्यू। सही है कि नहीं? मतलब अगर मुझे जल का वियोजन स्थिरांक निकालना है तो वो के डब्ल्यू बटे जल की क्या होगी बेटा, सांद्रता। ठीक है। अब यहाँ से एक शिक्षा और ध्यान रख लेना कि भले तापमान में परिवर्तित कर दूं बेटा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में आपको मिलेगा 25 की जगह 50 लिखा हुआ मिले, ठीक है ना। अगर हम तापमान परिवर्तित करेंगे तो जल की मोलरता भी परिवर्तित होगी, क्योंकि मोलरता तापमान के ऊपर निर्भर करती है। परंतु वो परिवर्तन इतना नगण्य है बेटा कि हम प्रैक्टिकली हमेशा जल की सांद्रता को 1000/18 ही लेंगे। तो कभी भी आपसे Kd का मान पूछा जाए तो मैंने जल की जगह 1000 बटे क्या लिखा बेटा, 18, ठीक ना। 18 नीचे से कहाँ पहुँच गया बेटा, ऊपर, है ना। तो ये हो गया क्या, 18/1000 इंटू KW, ये रहा आपका सूत्र, ठीक ना। 18/1000 बटे इंटू क्या आपका KW। अब आप देख लो मैंने ये मान जो लिखा है बेटा, मैंने क्या बोला, बाय डिफॉल्ट हम टेम्परेचर को हमेशा कितना लेते हैं बेटा, 25, ठीक है। तो अगर 25 डिग्री सेल्सियस पर मैं KW का मान, जो आपको याद रखना जरूरी है, 10⁻⁻14 यहाँ रखता हूँ, तो 18/1000 इंटू 10⁻⁻14 को मैं 1.8 इंटू 10 की पावर क्या लिख सकता हूँ, -16। सर किसी दूसरे तापमान पूछेगा तो क्या करेंगे, अगर किसी दूसरे तापमान पे पूछेगा बच्चों तो आपको KW का मान क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है ना, दिया होगा, उससे आप KD निकालोगे। तो ये हमें याद होना जरूरी है कि KW ये होता है और KD ये होता है। व्यंजक भी हमें पता होना जरूरी है, व्यंजक भी हमें पता होना जरूरी है, ठीक है जी। तो व्यंजक भी हमें पता होना जरूरी है, इतनी चीज़ें आपको ध्यान होना जरूरी है। और 5वीं, इसके ऊपर क्वेश्चन तो मैं बेटा नेक्स्ट सेशन में कराऊंगा आपको, है ना। हम लेंदी सेशन नहीं चाहते हैं, आज हमने काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें सीख ली। 5वां और आखिरी चीज़ आज के सेशन का है बेटा, जल के वियोजन की मात्रा, मतलब H2O अल्फा। अब जल का अल्फा कैसे निकालोगे, मैंने आपसे एक शिक्षा बेटा, जो जो शिक्षाएं मैं देता जा रहा हूँ, अगर आप उन्हें ग्रहण करते चल रहे हो बेटा, तो इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं रुकेगा। बड़ी स्ट्रांगली, बड़ी मस्ती से आप सॉल्व कर लोगे। तो हमने क्या बात करी बेटा, एक बात करी थी कि इस पूरे चैप्टर में किसी भी आयन की सांद्रता किसके बराबर होगी, C अल्फा। ऑलरेडी मैं लिखा चुका हूँ, जहाँ पर C क्या है, C है उस आयन की सांद्रता जिसकी वजह से वो, मतलब उस विद्युत अपघट्य की सांद्रता जिसकी वजह से वो आयन आ रहा है, और अल्फा क्या है बेटा, उसी विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा। समझे? तो अगर आपसे किसी भी क्वेश्चन में जल का अल्फा पूछा जा रहा है तो जल की वजह से कौन से आयन उत्पन्न हो रहे हैं बेटा, H+ और OH-, और चूंकि दोनों का अनुपात 1:1 है ना, इसकी तो हमें चिंता ही नहीं करना बेटा, है ना। आयनिक साम्य में सब 1:1 वाले ही क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। तो H+ और OH- दोनों की सांद्रता बराबर होगी। हम बार बार यही तो लिखते हैं, C00, अगली स्टेप क्या लिख रहे हैं, C- C अल्फा, C अल्फा और C अल्फा, तो दोनों बराबर हैं बेटा। और C अल्फा के और जल का C हमें पहले से पता है कितना, 1000/18 इंटू क्या उसका अल्फा। समझे? तो अगर आपसे जल का अल्फा पूछा जाए तो आप इस सूत्र से, अगर अल्फा पूछ रहा है मतलब आपको H+ या OH- की सांद्रता पता होनी चाहिए। किसकी वजह से, जल की वजह से। किसकी वजह से बच्चों, जल की वजह से, ठीक है। तो ये जल के बेटा, इनके ऊपर मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा नेक्स्ट सेशन में, परंतु आज मैं चाह रहा हूँ पहले जल के सभी गुणधर्म, उसकी अम्ल क्षार प्रकृति क्या है, उसकी मोलरिटी क्या होती, सेल्फ आयनेशन ऑफ वाटर का क्या मतलब है। किसी कभी कभी बुक्स में बेटा है ना, ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर भी नाम लिखता है, क्या, स्वतः प्रोटोनीकरण, जल का स्वतः प्रोटोनीकरण। क्यों? क्योंकि अपने आप ही किसमें परिवर्तित हो रहा है बच्चों, प्रोटॉन में, ठीक है। तो उसका KD क्या होता है, उसका KW क्या होता है, याद रखना जरूरी है। और उसका अल्फा कभी भी पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, ये आ रही मेरी बात समझ में। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको बताऊं कि 25 डिग्री सेल्सियस पर, है ना, जो आज हमने कर भी लिया, एक लास्ट क्वेश्चन भी बता दूं। 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जल का KD बताओ, या Ka बोलूँ या Kb बोलूँ, मैंने बोला ये सब बराबर है, तो आपको बस एक सूत्र अभी बता दिया, क्या, 18/1000 इंटू KW। तो आपको KW याद रखना जरूरी है बेटा, ठीक है। अब मैंने तो लिखवा दिया है भले, परंतु ये क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा कि 25 डिग्री सेल्सियस पर बताओ, तो बस ये लिखा बेटा, इसी से हमारा उत्तर कितना आया था, 1.8 इंटू 10⁻⁻16। इसी से हमारा उत्तर कितना आया है, 1.8 इंटू 10 की पावर कितना बच्चों, -16। क्या मेरी बात आ रही है सभी को समझ में, ठीक है। तो आज का सेशन बच्चों
खूब हर सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा आयनिक का, परंतु ये शुरू के 2 सेशन बेटा जिनमें थ्योरेटिकल चीज़ें हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत करेंगी, वो आपके लिए क्लियर होना खूब ज़रूरी हो जाता है, उसी से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो उम्मीद करता हूँ बेटा ये शॉर्ट एंड स्वीट सेशन आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, क्योंकि अगले सेशन से बेटा अब हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन चालू हो जाएंगे, ठीक है ना। हम एक एक करके, क्योंकि हमारा मेन काम इस चैप्टर में बेटा, अभी तो हमने केवल जल की वजह से H2O निकालना सीखा है, अगले सेशन से हम जल के अंदर अम्लीय क्षार मिलाएंगे और फिर उस विलयन का हमें H+ और OH- देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस सेशन को ढंग से रिवाइज करके आइएगा, जल के गुणधर्म, pKw, KW सब चीज़ें, और हम फिर आगे बढ़ते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए शब्बा खैर, बाय बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।